हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसके पहले मैं इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, जो कि विद्युत धारा चैप्टर फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये जिस भी एग्ज़ाम में फिजिक्स पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। या बिहार पैरामेडिकल के छात्र हों, बिहार ITI के छात्र हों या बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र हों, अन्य किसी भी परीक्षा में जिसमें विद्युत चैप्टर है, और क्लास 10th के बच्चों भी, क्लास 10th के छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 8 नंबर सिंबल तक चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग 9 नंबर सिंबल के बारे में देखते हैं कि कभी कभी किसी एग्ज़ाम में सिंबल दे देता है और पूछता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। तो हम लोग पिछले वीडियो में सिंबल के बारे में देख चुके थे। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और दोनों वीडियो को देखेंगे, ताकि जो विद्युत धारा चैप्टर है पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लाया जाएगा, पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे द्वारा कभी भी वीडियो बनाया जाए उनको बहुत ही जल्दी मिल जाए। बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे द्वारा कभी भी वीडियो बनाया जाएगा, अपलोड की जाएगी, आपको उसकी सूचना मिलेगी। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अपना परिवार और थोड़ा सा बड़ा हो। आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या, सिंबल नंबर 9 है। ये बता रहा है परिवर्ती प्रतिरोधक, यानी कि प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस का किस तरह का सिंबल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का सिंबल जहां आपको देखने के लिए मिलेगा, ये एक प्रकार का प्रतिरोधक है। ये इस तरह का अगर सिंबल मिले तो उसको हम लोग धारा नियंत्रण, यानी कि करंट को कंट्रोल करने का ये सिंबल है, धारा नियंत्रक की सिंबल है। इस तरह का सिंबल हम लोग देते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि एमीटर जो कि विद्युत धारा को मापने का काम करती है, और वोल्ट मीटर जो कि विद्युत वोल्टेज को मापने का काम करती है। ये कहाँ लगा होगा? अपने घरों में। तो ये जो बैटरी चार्ज करने का जो उपकरण होता है उसमें लगा होता है। और ये जो वोल्ट मीटर जो उपकरण होता है, ये वोल्ट मीटर अपने अपने घरों में जो स्टेबलाइजर हम लोग प्रयोग करते हैं टीवी को चलाने में, वोल्टेज को बढ़ाने में, उसमें वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि एमीटर को कभी भी श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। एकदम याद रखना है कि एमीटर को कभी भी हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, मैं अभी इसके बाद ही इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और दोनों के बारे में प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मूला बताऊंगा, और फिर अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि एमीटर को ए से लिखें और वोल्ट मीटर को भी से लिखें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें बताने वाली बात नहीं। अब यहाँ पे बड़ा ही एक अच्छा कंसेप्ट है, ओम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। ओम एक वैज्ञानिक थे। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। सीधी सी बात में सबसे पहले किसी विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसी भी बंद, जैसे ये मान लीजिए कि हम लोगों का परिपथ, अपने घरों में बल्ब भी जलाते हैं, ये एक प्रकार का परिपथ हुआ, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में तार के दोनों सिरों के बीच, ये एक प्रकार का परिपथ है, और तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर को किस से लिखते हैं? भी से लिखते हैं। और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर लिखा हुआ है, गौर करना है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर अगर समान रहे। जब यहाँ पे इस बात को लिख दिया गया तो यहाँ पे समझना होगा कि हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में कुछ अंतर होगा, हो सकता है कि टेम्परेचर घटाएंगे तो कुछ ना कुछ अंतर होगा, जरूर अंतर होगा। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे गौर करना है कि परंतु तार का तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, एकदम नियत हो, कांस्टेंट हो, नियत होगा। और क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। विद्युत परिपथ में धातु के तार, यानी कि कोई भी धातु, तांबा धातु, एल्युमिनियम धातु, जस्ता, कोई भी धातु के तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर
विभवांतर हम आपको बताए थे ना कि विभवांतर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे छोटी छोटी परिभाषा फिर से आप लोग हम याद कर लेते हैं। विभव और प्लस अंतर, यानी कि दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न से प्रश्न बनाने से क्या होगा ना कि आपको याद जो करने का है बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। वीडियो को प्रेम से देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, और हमको क्या क्या आप लोगों को चाहिए। जिस तरह का कमेंट आप लोग देंगे उस तरह का मैं काम करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। विद्युत परिपथ में धातु के तार को विभवांतर समझें। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी कि ये विद्युत धारा, यहाँ देखिए विभवांतर को भी से लिखे और विद्युत धारा को लिखे, ये दोनों क्या होता है, समान होता है। समान होता है तो किसी भी विद्युत धारा में जब धारा चलती है तो उसमें रुकावट होता है, और उसी रुकावट को प्रतिरोध बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखें, भी यहाँ पे और अच्छा तरह से लिखा हुआ है, मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी बराबर आई आर। भी क्या है तो भी विभवांतर है। आई क्या है, विद्युत धारा है। आर क्या है तो आर एक नियतांक है, जो कि तार के नियतांक, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। आर को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एसआई मात्रक एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक बहुत लोगों को याद होगा तो उन लोगों के लिए और अच्छा है, और जिन लोगों को नहीं याद है उन लोग अच्छी तरह से याद कर लें। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बना। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये विभवांतर भी और ये धारा ए, यानी कि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मैं बोलने के लिए तो बोल दिया। भी समानुपाती होता है आई के। अब क्या है तो समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात। अब समान का मतलब बराबर, भी बराबर आई। आई में अगर हम लोग कुछ भी परिवर्तन करें, जितना परिवर्तन करें उतना भी में परिवर्तन होगा। एक प्रकार का हम लोग समझ लेते हैं तर्जुई बटखारा। इधर हम लोगों को जितना बटखारा डालना होगा उतना ही इधर आलू डालना होगा। बस सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पे साधारण शब्दों में समझिए, भी बराबर आई, यानी कि भी आई में जितना परिवर्तन करेंगे विभवांतर में उतना ही परिवर्तन होगा। साधारण बात। अब यहाँ पे देखते हैं कि भी बराबर आई आर, ये ओम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बहुत तरह का प्रश्न बनेगा आप लोगों को। जिस तरह से मैं आपको लिख देता हूँ, भी बराबर आई आर। मैं पिछले वीडियो में भी क्यू बराबर आई टी के बारे में बताया था। आई बराबर भी बटा आर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर बराबर भी बटा आई। यहाँ पे 3 क्वेश्चन फार्मूला बना। इस तीनों फार्मूला पे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको विभवांतर का मान दे दे, विद्युत धारा का मान दे दे, पूछे कि उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रतिरोध की गणना करें। पूछे कि किसी परिपथ में 10 वोल्ट का विभवांतर 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ में प्रतिरोध की गणना करें। प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, आर बराबर भी बटा आई। मान लीजिए कि विभवांतर हम आपको प्रश्न देते हैं, आर बराबर भी बटा आई। ठीक है, यहाँ पे मैं बोला कि भी का जो वैल्यू आप लोगों को मैं दिया हूँ क्वेश्चन में 10 वोल्ट। 1 मिनट, थोड़ी सी परेशानी हो रही है लिखने में। 10 वोल्ट और आई का जो वैल्यू दिया हुआ यानी विद्युत धारा का वैल्यू, कभी भी देखिएगा कि यहाँ पे एम्पियर होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक वोल्ट, दोनों का जो एसआई मात्रक है सेम होना चाहिए। जिसका जो एसआई मात्रक दिया गया है वो होना चाहिए। अब हम लोगों से पूछा कि किसी परिपथ में भी यानी कि विभवांतर 10 वोल्ट और विद्युत धारा 10 एम्पियर, इसमें प्रतिरोध कितनी होगी, विद्युत में प्रतिरोध कितनी होगी। तो प्रतिरोध का आर बराबर भी बटा आई। भी का वैल्यू 10 और आई का वैल्यू 10, यानी कि इस परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होगा।
साधारण प्रश्न बना। अब धीरे धीरे प्रश्न की प्रवृत्ति धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। तो हम लोग आसान भाषा में इसको इस ग्राफ को आप लोग याद रखिएगा कि ओम के नियम का जो ग्राफ होता है, ये धारा है, ये सीधी रेखा में चलती है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिपथ के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। साधारण शब्दों में इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रतिरोध होता क्या है। यहाँ देखते हैं प्रतिरोध, प्रति यानी कि किसी के प्रति, रोध मतलब रुकावट, यानी किसी के प्रति कोई रुकावट डाले। हम लोगों का परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन सतत रूप से बह रही है, उस बीच में कोई रुकावट डाल दिया, वही प्रतिरोध है। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं प्लेन रोड पे और गड्ढा आ जाए, वो प्रतिरोध है, रुकावट है। बस साधारण शब्दों में समझिए। अगर समझ में आए तो लाइक करें। यह चालक का वह गुण है, चालक और अचालक। यहाँ पे दो प्रश्न मैं बता दूं। चालक किसको बोलेंगे? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको चालक, और जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना है उसे कुचालक कहा जाता है। कुचालक या अचालक एक ही होता है। चालक का एग्जाम्पल एल्युमिनियम, जास्ता, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। और अचालक का क्या होगा? तो लकड़ी, रबर, इस तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। विद्युत धारा बह रही है, उसमें कोई अवरोधक उत्पन्न करता है, कोई बाधा उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसे मात्रक ओम होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका वैसे ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे R और यहाँ पे V/I, यही मैं बताया। V का ऐसे मात्रक वोल्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वोल्ट, यहाँ पे तो लिखने में प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ वोल्ट, और इसका ऐसे मात्रक एम्पियर। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब बोर्ड पे पढ़ाना चालू होगा तो अच्छी तरह से आपको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मैं R का इधर ना लिख के इधर लिख सकता हूँ, R बराबर ओम। ओम को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 लगा दिए, वहाँ पे 1 लगा दिए, यहाँ पे 1 लगा। ये प्रक्रिया हम लोग शुरू में भी पढ़े थे, Q बराबर IT के लिए एम्पियर वाला जो प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे उसमें पढ़े हुए थे। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। यही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आसानी से समझ लेना है। मैं थोड़ा सा हिंट्स आपको दे दूँ। 1 ओम, ओम क्या है? तो ये प्रतिरोध। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे R और V/I, ओम इसका और वोल्ट इसका ऐसे मात्रक, और I इसका। ठीक है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। समझे? कोई समझने में प्रॉब्लम आए कमेंट करिए। मैं पिछले वीडियो में फिर से इसको आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको स्पष्ट रूप से स्पष्ट बता दूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम, इसको याद रखना है। यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से देखते हैं। जब परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। साधारण शब्दों में यहाँ पे हम लोग जब प्रश्न सॉल्व किए, हम लोग विभवांतर माने थे 10 वोल्ट। समझने वाली बात है, आराम से समझिए, एकदम साधारण शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रतिरोध R, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे समझ, पहले इसको पढ़ना है। एक परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे तथा विभवांतर 1 वोल्ट, विभवांतर 1 वोल्ट, वोल्ट को केवल V भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिरोध 1 ओम। क्यों नहीं प्रतिरोध 1 ओम होगा? प्रतिरोध का जब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि R बराबर V/I, तो अगर हम लोग 1 वोल्ट हम लोग प्रयोग करें और यहाँ पे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रयोग करें तो आराम से इसको कटा के हम लोग लिख सकते हैं 1 ओम। तो जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर प्रयोग करते हैं
और 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें 1 ओम प्रतिरोध बनता है। 1 ओम साधारण शब्दों में अगर 10 ओम और 10 ओम भी हम लोग देखे थे तो 1 ओम प्रतिरोध मिला था। इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे, मैं समझा पाया अच्छी तरह से, मुझे विश्वास है। आइए यहाँ पे धारा नियंत्रण यानी कि धारा को कंट्रोल करने का कुछ न कुछ युक्ति होगा। उसको धारा को युक्ति को, उस उपकरण को धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा मतलब करंट और नियंत्रक मतलब कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल को धारा यानी करंट को कंट्रोल करने वाली युक्ति को धारा नियंत्रक कहेंगे। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। परिपथ समझे, परिपथ में प्रतिरोध यानी आर को परिवर्तित करने के लिए, यानी कि प्रतिरोध में किसी भी परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए, उस प्रतिरोध को हटाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हम लोग जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको धारा नियंत्रक कहा जाता है। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना है। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ से गौर करना है, क्या गौर करना है कि वहाँ पे एक मिनट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो दिया हुआ है इस पे अब गौर करने वाली बात है कि जो हम लोग यहाँ पढ़े तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ ताप समान हो, इस चीज़ को पे गौर करिएगा। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ क्या बताऊँगा आपको कि वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये हम लोगों का तांबा का तार होगा। इस तांबे के तार में प्रतिरोध उत्पन्न होगा, लेकिन प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है उस बात को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। अगर हो सकता है कि लंबाई बढ़ाएं तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़े, मोटाई बढ़ाएं तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़े, अगर हम लोग तार को गर्म कर दें तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़े। अलग अलग तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। उसी परिस्थिति को हम लोग समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तो चालक के प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा। चालक की लंबाई के समानुपाती, मैं आपको बता दिया कि समानुपाती का मतलब होता है एकदम समान अनुपात। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, समानुपाती, समान अनुपात, यहाँ देखिए समानुपाती, समान अनुपात यानी कि दोनों साइड में जो उसका अनुपात होगा समान होगा। समानुपात का मतलब होता है बराबर, बराबर हम लोग बोल सकते हैं। इधर हम लोग जो परिवर्तन करेंगे इधर भी उतना ही परिवर्तन होगा, ठीक है। तो लंबाई को L से लिखते हैं और यहाँ पे लंबाई और चालक में तार की लंबाई यानी कि प्रतिरोध यहाँ पे R। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगी, लंबाई जितनी बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतनी ही बड़ी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि कम लंबा तार है, जैसे बहुत छोटा तार है, हम लोग विद्युत धारा दौड़ाते हैं या हम लोग के घर पे जनरेटर आती है तो जनरेटर बहुत दूर रखा जाता है और हम लोगों के घर में बिजली जलाई जाती है, ठीक है। अगर वो मान लीजिए घर के नज़दीक हो, उसकी तार की लंबाई कम हो, साधारण शब्दों में उसको हटाते हैं, हम लोगों को बहुत दूर चलना होगा, थक जाएंगे तो उस बीच में कहीं ना कहीं रेस्ट करेंगे। साधारण शब्दों में समझते हैं कि अगर चालक की तार की लंबाई बड़ी होगी तो प्रतिरोध भी, उसमें रुकावट भी कहीं कहीं आता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा। अगर इतना छोटा तार है तो विद्युत धारा यहाँ से छोड़े और बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गया, लेकिन तार लंबा हो तो बीच बीच में रुकावट उत्पन्न हो सकता है। बस साधारण शब्दों में समझ लिए आप लोग। चालक की लंबाई पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब व्युत्क्रम आप लोग समझे होंगे, जैसे यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। इसका एक हम लोग पूरे तरह से फॉर्मूला देखेंगे ना तो आप लोग और अच्छे तरह से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग A से लिखते हैं, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है क्या, ये हम लोगों का तार है, यही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा, इसीलिए मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है।
विद्युत धारा दौड़ाने के लिए जो हम लोगों के गांव में विद्युत धारा दौड़ाई जाती है, इसीलिए मोटे तार का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें विद्युत प्रतिरोध जो है कम हो। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत कर्मानुपाती, यानी कि तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है। ताप के समानुपाती, ये बताया ना कि तापमान समान होता है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया ताप के समानुपाती। अगर हम लोग समानुपाती का मतलब बराबर, विद्युत कर्मानुपाती का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक मिनट, लिखने में थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टा। ठीक है, विद्युत कर्मानु का मतलब उल्टा और समानुपाती का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर। ठीक है, हाँ। टेम्परेचर के समानुपाती, अगर तापमान बढ़ाएंगे, तार को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध उसमें उतना ही उत्पन्न होगी। पदार्थ की प्रकृति पे, अब हम लोग पदार्थ की प्रकृति पे कहने का मतलब है, हो सकता है कि तांबे के तार पे प्रतिरोध कम हो, जास्ते के तार पे प्रतिरोध कम हो, लोहे के प्रतिरोध पे प्रतिरोध ज़्यादा हो। सबसे कम प्रतिरोध चांदी के तार का होता है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन गया कि विद्युत धारा की सबसे अच्छा चालक आखिर कब होगा? जब उसमें प्रतिरोध कम होगा, उसमें रुकावट कम होगा, तो उसी को ना हम लोग अच्छा चालक, अच्छा तार बोलेंगे। तो चांदी को रजत बोलते हैं, रजत। तो चांदी के तार का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे दिया कि पदार्थ के प्रकृति, यानी कि पदार्थ के प्रकृति पे भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तांबे में अलग प्रतिरोध होगा, जास्ता में अलग प्रतिरोध होगा, लोहे के तार में अलग प्रतिरोध होगा, चांदी के तार में अलग प्रतिरोध होगा। सबसे कम प्रतिरोध चांदी में होता है, इसीलिए विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी का तार होता है। लेकिन चांदी का तार हम लोग इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं, इस महंगा होता है, महंगा होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। उससे चांदी के बाद एल्युमिनियम आता है, जो कि हम लोगों के शहर में, हम लोगों के गांव में विद्युत धारा दौड़ाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझें, यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग देखते हैं साधारण शब्दों में, वहाँ तक समझने में हमको लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी जहाँ भी हुई होगी मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता, अब प्रतिरोधकता क्या होता है? तो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों से धारा गुजरने में जो उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो प्रतिरोधकता क्या है कि 1 मीटर भुजा वाले, यानी कि कोई इतना लंबा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कोई शीट है, घन है, उसके विपरीत फल, इससे धारा अगर गुजर जाती है, धारा गुजर जाती है, उस जो गुजरती है ना, उसी गुजरने वाली प्लेट को गुजरने में जो विरोध करती है, यहाँ पे देखिए 1 मीटर भुजा वाले घन, घन समझते हैं ना, घन के विपरीत फलकों में जो धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होती है, यानी कि ये इतना बड़ा शीट है, इस शीट में हम लोग विद्युत धारा को गुजार रहे हैं, इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोध, ये याद करना है कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है, एकदम याद रखना है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। अब यहाँ पे देखिए एसआई मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलता, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होता है। हम लोग देखे थे कि प्रतिरोध टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता था। इसमें प्रतिरोधकता चालक की लंबाई, यानी कि लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसी अगर लंबाई पे होना होता तो यहाँ पे लिख देता। इसीलिए तो बताया कि यहाँ 1 मीटर एक शीट हम लोग लेते हैं, घन लेते हैं, और उसी पे हम लोग भेजते हैं, और उसी विद्युत धारा को भेजने में जो प्रतिरोध उत्पन्न होती है उसी प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है, परंतु तापमान पे परिवर्तित हो जाती है। अगर हम लोग शीट को गर्म कर दें, अगर वो हम लोगों का जो लोहा का चदरा है घन के आकार का, इसको गर्म कर दें तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हम लोगों को प्रतिरोध में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे कोई डिपेंड नहीं करेगा।
धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता परिसर। परिसर मतलब होता है रेंज। रेंज हम लोग जैसे मान लीजिए कि मैथ में पढ़े होंगे 12, 10, 5, 4 और 2। पूछेगा इसका रेंज क्या होता है, इसका परिसर क्या होता है। तो परिसर हम लोग निकालने का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब बड़ा और निम्न सीमा मतलब छोटा, यानी कि इसका परिसर 10 हो जाएगा। धातु और मिश्र धातु के प्रतिरोधकता परिसर, यानी कि धातु मेटल और मिश्र धातु यानी कि किसी किसी धातु को मिला के मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे पीतल, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल किस किस चीज़ का मिश्र धातु है, तो एक बड़ा ही अच्छा मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। पीतल तांबा और जस्ता से मिलके बनता है। मैं आपको लिख देता हूँ, तांबा को कॉपर बोलते हैं और जस्ता को Zn से लिखा जाता है, Zn है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएं। तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल बनता है। दो धातु को मिलाएंगे तो जो धातु बनेगा उसको मिश्र धातु कहते हैं। इसलिए मिश्र धातु और मिश्र धातु यानी कि धातु तांबा हुआ, जस्ता हुआ और दोनों को मिलाए तो पीतल बना, जो कि मिश्र धातु हुआ। उसका परिसर होता है ये ओम मीटर, यानी कि प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर लगेगा तो हमको समझना होगा कि ये प्रतिरोधकता के बारे में बता रहा होगा। अगर वहाँ पे ओम लगा होगा तो हम लोग समझेंगे कि ये प्रतिरोध के बारे में बता रहा है। यहाँ पे मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातु के अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी कि मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होगी, कहने का मतलब है कि मिश्र धातु पीतल है, तो पीतल की जो प्रतिरोधकता होगी उसके अवयवी धातु के अपेक्षा अधिक होगी। यानी कि पीतल की जो प्रतिरोधकता, यहाँ पे समझिए, मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे गौर करिएगा। पीतल ये और तांबा से बना है, तो तांबा यानी कि तांबा से ज़्यादा प्रतिरोधकता किस चीज़ का होगा, पीतल का होगा। इस शब्द का मतलब यह हुआ कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातु का मतलब कि जिससे वो मिश्र धातु बना है वो उसके लिए अवयवी धातु का मतलब होगा। जिस तरह से पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होगा, तो पीतल तो मिश्र धातु है, अवयवी धातु क्या होगा, तो तांबा होगा और जस्ता होगा। तो तांबा का प्रतिरोधकता पीतल के प्रतिरोधकता से कम होगा। यहाँ पे मैं आपको इसलिए यहाँ पे लिख दिया पीतल, फिर से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ। पीतल का प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा जस्ता से या तांबा से। समझ में आई तो लाइक कर दें। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र अपचयन दहन नहीं होता है, उनका इस उपयोग में तापन युक्ति में होता है। कहने का मतलब है कि मिश्र धातु का उच्च तापमान यानी कि जो पीतल का टेम्परेचर उच्च करने पर मिश्र धातु का उच्च तापमान यानी कि पीतल पे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो तुरंत दहन यानी कि तुरंत अपचयन, तुरंत गलने की प्रक्रिया में नहीं आएगी। इसका उपयोग तापन युक्ति में किया जाता है। इसका उपयोग तापन युक्ति में किया जाता है, समझिए। अब हम लोग समझते हैं, तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बना। तांबा का मान लीजिए कि गलनांक पॉइंट है 1000। अगर हम लोग मान लीजिए कि 500 डिग्री सेल्सियस डालें तो तांबा गल जाएगा। और जास्ता क्या करें, जास्ता 300 डिग्री अगर हम लोग टेम्परेचर करें तो जास्ता गल जाए। तो हम लोग अगर मिश्र धातु बनाए पीतल, तो पीतल इन दोनों के टेम्परेचर से ज़्यादा पे गलना शुरू होगा। इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि उसका उपयोग तापन युक्ति यानी कि किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए पीतल का बर्तन बनाया जाता है जिसमें खाना बनता है, साधारण शब्दों में। तो तापन युक्ति यानी कि किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए, तेल गर्म करने के लिए, बहुत बड़ा उपकरण बनाने के लिए हम लोग पीतल का उपकरण प्रयोग करते हैं। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। तांबा यानी कॉपर और एल्युमिनियम, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो मोटर बना होता है वो तांबा का, जैसे पंखा बना होता है तांबा का, पूरा तरह से तार का पूरा बैंडिंग होता है, तांबा के तार का बैंडिंग पूर्ण।
तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग विद्युत धारा में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हम आपको समझा दूं, मैं श्रेणी क्रम के बारे में आज बता देता हूं, अगले वीडियो में समांतर क्रम के बारे में बताऊंगा। श्रेणी क्रम मतलब होता है लगातार। तो अगर हम लोग किसी, ये प्रतिरोध का सिंबल है, 1 मिनट रुक जाइएगा, अच्छी तरह से हम फिगर को ड्रॉ कर पाएँ। ये प्रतिरोध का सिंबल है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं, तो R1, ये R2 और ये R3। 3 प्रतिरोध को लगातार हम लोग जोड़ते हैं, एकदम क्रमवार जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम के रूप में जोड़ते हैं, लगातार जोड़ते हैं, वो श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, इस तरह का सिंबल आप लोग देखिए, R1, R2 और R3, ये तीनों आसानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। एक दूसरा से जुड़ा, दूसरा तीसरा से जुड़ा, तीसरा चौथा से जुड़ा, इस तरह का हम लोगों को मतलब कि जोड़ने की प्रक्रिया कहाँ मिलती है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घर में टूनी लाइट जो जलता है दिवाली के समय में, इस तरह का ही जोड़ा जाता है। पहले हम लोग बैटरी से जो बल्ब जलाते थे अपने घरों में, अब तो बैटरी का धीरे धीरे मतलब कि कम हो गया, नहीं तो पहले बैटरी से हम लोग बल्ब जलाते थे, वो श्रेणी क्रम में जोड़ते थे। तो श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पे देखते हैं R1 + R2 + R3, यानी तीनों को हम लोग आसानी से एस का मतलब होता है सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम, R1 + R2 और + R3, यानी कि तीनों हम लोग प्रतिरोध को आसानी से जोड़ पाएँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RS बराबर R1 + R2 + R3, यानी कि ये R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और ये R3। R1 का हो सकता है कि वैल्यू 10 ओम दे दे, R2 का हो सकता है कि वैल्यू 3 ओम दे दे, और R3 का वैल्यू हो सकता है कि 5 ओम दे दे, और पूछे कि इस परिपथ में कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो हम लोग आसानी से इसको जोड़ देंगे। 10 और 3 13 और 5 18, यानी कि ई प्रतिरोध में 18 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होगा। हो सकता है कि जब प्रतिरोध दे दे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी 10 एम्पियर, तो अब पूछेगा कि विद्युत धारा इतना प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध इतना है, तो इसमें विभवांतर कितना होगा। हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, ये सब आप लोग को अच्छी तरह से दिया हुआ है, इसको समझिएगा। लेकिन मेन फार्मूला जो है ये कक्षा 10वीं की है, ये याद रखिएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थी भी इसको आसानी से देख सकते हैं। ये फार्मूला को याद रखना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो तो लगभग आधा घंटा का बना, और मुझे आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मैं बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 9th, क्लास 10th और जितनी भी परीक्षा है एसएससी, रेलवे और जितने भी परीक्षा में जीके जीएस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। 11th और 12th के लिए भी क्लास प्रॉपर रूप से चलाई जाएगी। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अपना परिवार बड़ा हो और अच्छी तरह से हम लोग काम कर पाएँ। ओके, धन्यवाद।